अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। आज का एक थोड़ा अलग वीडियो लेकर थोड़ा अलग टॉपिक लेकर जो है मैं आया हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है वो तमाम के तमाम डीएड बीएड एमएड होल्डर है, वो टीईटी सीटेट धारक है वगैरह वगैरह, जिन्होंने टेट दे दिया है। एक थोड़ा अलग सा वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, क्योंकि आपके काम के तो बहुत से वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है और इससे आपको फ़ायदा पहुँच रहा है। लेकिन कुछ ऐसा भी करना चाहिए जो हमारे फ़ायदे के अलावा भी हो, जो हमारे फैकल्टी के अलावा भी हो। ऐसी चीज़ भी करनी चाहिए इससे हमारे आस पड़ोस वाले का या हमारे पहचान वाले का फ़ायदा हो जाए। इसी मकसद को लेकर आप तक मैं ये वीडियो पहुंचा रहा हूँ। आपका काम है उस जो है ज़रूरतमंद तक पहुंचाना। जी हाँ, मेरा जो वीडियो का टाइटल है वो आंगनवाड़ी सेविका, मददनीस और सुपरवाइज़र की जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बताऊँगा, क्योंकि ये एक ऐसा काम है, ये स्पेशली हम डीएड बीएड एमएड है, हमको सब पता है हमारी भर्तियाँ कैसी होती है दूसरी बार। लेकिन ये जो पद है या ये जो पोस्ट है, इसके बारे में आमतौर पर हमारी जो ज़रूरतमंद जो महिलाएं होती है, जे गरजू महिला असतात त्यांना म्हणजे या बाबतीत माहिती नसते किंवा त्यांना या बाबतीत ज्ञान नसते की काय असते हे ॲक्च्युअली। तर तुमचा एकच काम आहे की मी जे तुमच्यापर्यंत जे काही माहिती अंगणवाडी सेविका असो, मदतनीस असो किंवा सुपरवायझर यांच्या भरतीबद्दल मी तुम्हाला जे काही या जागी शेअर करणार आहे, तुमचा एकच काम आहे की तुम्ही तुमच्या ओळखीचे जे कोणी असेल महिला, गरजू महिला, त्यांच्यापर्यंत हा व्हिडिओ तुम्हाला पोहोचवायचा आहे। स्पेशली हिंदीमध्ये असणार, तरी पण तुम्ही समजू शकता की हिंदी पण तुम्हाला म्हणजे समजू शकते ऐसा मला वाटते। तो हम शुरू करेंगे कि आज का जो वीडियो है, ये वीडियो हमारे डीएड बीएड होल्डर या एमएड होल्डर या हाई क्वालिफाइड लोगों के लिए नहीं है, ज़रूरतमंद जो लेडीज़ होती है स्पेशली उनके लिए है, उन तक आपको ये पहुंचाना है। तो जो है वैकेंसीज आई है, इसके पहले मैं एक बात साफ क्लियर कर दूं कि जो आंगनवाड़ी सेविका मददनीस की जो वैकेंसीज भरी जाती थी वो ग्राम पंचायत के जरिए या लोकल बॉडीज़ के जरिए भरी जाती थी। अब दौर बदल चुका है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इनके लिए जो शैक्षणिक पात्रता जो है वो भी बढ़ा दी गई है। पहले 7वीं पर लेते थे, फिर शायद 8वीं 10वीं पर, 4थी 5वीं पर पहले ले लिया करते थे। इसकी जो पात्रता है, इसका जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास है। ठीक है, 12वीं पास जो होता है वो आंगनवाड़ी सेविका और मददनीस ये पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं में वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, जहाँ पर से भी उन्होंने करे होंगे वो उनको लागू होता है। ठीक है, 12वीं पास कोई भी स्ट्रीम से जो होती है। अब इनकी बात आती है पेमेंट की। पेमेंट जो है इनको मानधन तत्व पर लिया जाता है, जो है एक वोल एंड सोल जो पेमेंट होती है और मानधन, इसमें बहुत फर्क होता है। मैं बहुत बारीकी से हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। मानधन जो होता है इनका, जो आंगनवाड़ी सेविका होता है इनका 8,325 रुपये जो है इनको पर मंथ जो है मानधन मिलता है, और मददनीस जो होती है, जो उनकी जो हेल्पर होती है, उसको 4,425 रुपये पर मंथ मिलता है। ठीक है, और जो मैंने बात बताया हूँ पात्रता, तो आपको फॉर्म में भरते वक्त में मैं क्या क्या लगेगा वो चीज़ भी बताने वाला हूँ। ठीक है, अब इनको सबसे पहली शर्त जो होती है, जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ऐसी महिलाएं जो ये फॉर्म के लिए अप्लाई करने वाली हो, बहुत बारीकी से उनको सुनना होगा। अब इसमें होती है जो हर गवर्नमेंट के या किसी भी जो प्रोटोकॉल होता है गवर्नमेंट का, उसमें जो भी चीज़ें होती है उसमें उम्र की या कोई भी चीज़ की जो है शर्त होती है। तो इसमें उम्र की जो शर्त है, वयाची अट जी आहे याला 18 पासून कमीत कमी किमान 18 वर्ष किंवा जास्तीत जास्त 35 वर्ष, 18 से 35 साल के बीच में इनकी उम्र होनी चाहिए, इन महिलाओं की जो आंगनवाड़ी सेविका और मददनीस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। खास बात, वो उसी जिले की रहवासी होना चाहिए, उसी गाँव की जहाँ पर वो आंगनवाड़ी है वही के वो रहवासी होना चाहिए। ये बात सबसे मेन है इसमें, यानी कि कोई एक गांव है, उस गांव के जो रहवासी है महिलाएं हैं वही वहां पर जो है अप्लाई कर सकती है। दूसरे गांव की महिलाएं, इसके लिए प्रूफ भी देना होता है, जिसमें आधार कार्ड, मतदान कार्ड या राशन कार्ड, ये 3 में से कोई एक का प्रूफ कि भाई हम उसी गांव के रहवासी है। हो सके तो जो है रहवासी दाखला जो होता है नगर परिषद से जो मिलता है, मनपा से जो मिलता है, ग्राम पंचायत से जो मिलता है, वो तमाम जो है उसमें से कोई एक, उसमें से आधार, मतदान या फिर राशन कार्ड, इनमें से कोई भी एक लिविंग जो सर्टिफिकेट होता है रहवासी दाखला, वो देना जरूरी होता है। लहान कुटुंब की शर्त, हर गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट होता है वहां पर अप्लाई करने के लिए लहान कुटुंब की शर्त होती है। अक्सर सवाल आ रहे हैं मुझे डीएड बीएड एमएड होल्डर्स के, टैट धारक के, अभियोग्यता धारक के, कि देखो यहाँ पर जो है उन्होंने उनके जो जाहिरात दी है, ये जाहिरात में साफ साफ लिखा है कि लहान कुटुंबाची सक्ती। तो लहान कुटुंब यानी 2 बच्चों से ज़्यादा अगर बच्चे हैं तो भारत में वो शख्स किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर नहीं सकता। मैं एकदम सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, 2 से ज़्यादा बच्चे वाला। लेकिन इसमें एक दूसरा जो है, अगर मैं बात बताऊँ, किसी को एक बच्चा है और दूसरा बच्चा ट्विन पैदा होता है, ट्विन यानी जुड़वा बच्चा, तो वो 2 नहीं काउंट होंगे, वो एक ही काउंट होगा, यानी कि वो 3 बच्चे ना काउंट होते हुए 2 ही होंगे, लेकिन वो ट्विन होना जरूरी है, यानी जुड़वा होना जरूरी है। ठीक है, अब आती है बात, मैंने जैसा पात्रता बता दिया और ये चीज़ें बता दिया, जब अप्लाई करेंगे तब बहुत सी चीज़ें तुमको जोड़नी है, जिसमें तुमको 12वीं का जो है मार्कशीट होती है, तुम्हारा जो रहवासी दाखला होता है ये होता है, इसके अलावा लहान कुटुंब का प्रमाण पत्र भी जोड़ना होता है। इसके बाद में मराठी का ज्ञान होना जरूरी है, मराठी भाषेचे ज्ञान असणे गरजेचे आहे। यानी आमतौर पर कि महाराष्ट्र में कहीं पर भी अप्लाई करते वक्त में, चाहे तुम किसी भी मीडियम के हो, तुम्हारा एजुकेशन, तुमको मराठी का ज्ञान होना जरूरी है। इसके लिए तुम्हारा 10वीं में कम से कम मराठी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, एक सब्जेक्ट मराठी किसी भी मीडियम का, जैसा आमतौर पर अपने उर्दू मीडियम में तो
पहली से लेके 10वीं तक मराठी कंपल्शन होता है। आजकल तो हो गया, अपने दौर में भी 5वीं से लेके 10वीं तक कंपलसरी था, ठीक है। तो वो होना जरूरी है। 10वीं में अगर आपका मराठी नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। मराठीचे जैसे बोलना, मराठी भाषेचे ज्ञान बोले तो उसमें बोलना, पढ़ना, लिखना सब आ जाता है हमको, लेकिन हमारा अगर 10वीं में वो सब्जेक्ट नहीं है तो फिर वहाँ मुश्किल हो सकती है, आप एलिजिबल नहीं हो सकते। अब इसमें जब अप्लाई करेंगे तो विधवा और अनाथ, ऑर्फन जो होते हैं, जिसको हम जो यतीम महिलाएं होती है, जिनके माँ और बाप दोनों भी नहीं होते, और वो विधवा और अनाथ, ऐसे दो जो महिलाएं होती है, उनको जो है सहूलत होती है। इसमें क्या सहूलत होती है? सबसे पहले तो ये प्रूफ करने के लिए कि वो अनाथ है या विधवा है, ये प्रूफ करने के लिए सक्षम अधिकारी साक्षांकित प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी यानी तहसीलदार, नायब तहसीलदार या हमारे इसमें जो भी ऊपर लेवल के अधिकारी होते हैं, इनका प्रमाण पत्र, उसकी साक्षांकित प्रत जोड़ना जरूरी होती है। साक्षांकित प्रत यानी जो अटेस्टेड होता है, अपना सेल्फ अटेस्टेड, वो लाया हुआ तहसीलदार साहब का या नायब तहसीलदार साहब का जो दाखला होता है, जिससे प्रूफ होता है कि आप विधवा हो या आप अनाथ हो, XYZ। यहां पर इसके सबसे मेन उसूल समझ लो आप। एक तो आपको शर्त यह है कि आप उसी गांव के रहवासी होना जरूरी है, आपके पास उसका प्रूफ भी होना जरूरी है। बदली, अब इसमें बदली का अधिकार नहीं होता है आपको जिंदगी भर के लिए, इसमें ट्रांसफर नहीं होता, इसमें कोई TA, DA, HRA जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को जो लागू होते हैं, पेंशंस वगैरह या फिर प्रमोशंस, ये कोई भी चीज इसमें लागू नहीं होती है लाइफ टाइम आपके रिटायरमेंट तक। ये बात याद रखो, जिसको अप्लाई करना है वो होशो हवास में अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब जो अप्लाई करने में एक होता है ओपन कैंडिडेट और अदर होते हैं कास्ट कैंडिडेट। तो कास्ट कैंडिडेट्स के लिए देखो क्या होता है, कास्ट कैंडिडेट्स के लिए ये कंपल्शन किया गया है इस भर्ती में, जो आंगनवाड़ी सेविका और मददनीश और सुपरवाइजर की भर्ती में आपको ओपन के अलावा अगर आप है, OBC है, EWS है, VJ है, NT, NTD वगैरह वगैरह जितने कास्ट है, आपको एक जेरोक्स जोड़ना जरूरी है आपके फॉर्म में भरते टाइम में, उस कास्ट सर्टिफिकेट की और नॉन क्रिमिलियर की। देखो यहां पर भी नॉन क्रिमिलियर की शर्त आई, बहुत सी चीजें DED, BEd, MEd के टैट होल्डर्स यहां से सीख सकते हैं। नॉन क्रिमिलियर की शर्त है, नॉन क्रिमिलियर जोड़ना जरूरी है उसके साथ जेरोक्स, ठीक है, उस फॉर्म के साथ। आप जितने भी DED, BEd होल्डर्स जो मेरे ये देख रहे हैं, आपको सब समझता है, आप अपने जरूरतमंदों तक ये जरूर पहुंचाओ। क्या पता अपने एक शेयर से या अपनी एक चीज बताने से उसको वो जॉब मिल जाए और वो जिंदगी भर तक जो है अपने को दुआ देता रहे। ये एक सोशल वर्किंग है, ठीक है। अब इसके बाद नॉन क्रिमिलियर जरूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है, और दोनों को जोड़ना जरूरी है आपके जो है अर्ज करते टाइम। अगर आपको एक्सपीरियंस है, CDPO जो आंगनवाड़ी में आपने अगर काम करे होंगे, फिर छोड़ दिए होंगे, 2 साल का भी अगर आपको एक्सपीरियंस है, 2 साल का मिनिमम, उससे ज्यादा भी रहा तो चलता, 2 साल का भी अगर एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको जोड़ना है, उससे आपको प्रेफरेंस मिलेगा, आपको भर्ती के अंदर प्राधान्य मिलेगा उस चीज को, अगर आपके पास तजुर्बा है CDPO का 2 साल से ज्यादा, ठीक है। लेकिन उसका प्रमाण पत्र होना जरूरी है, वो भी एकदम जो प्रमाण पत्र जैसा आपके डिपार्टमेंट से, वो जो भी डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उससे। अब इसमें जो जाहिरात, जो एडवर्टाइजमेंट आती है, वो जिले के हिसाब से आती है, जैसा अहमदनगर की आ चुकी है, सोलापुर की आ चुकी है, कोई अलग जिलों की आ चुकी है, वो तो वो आपको वेबसाइट पर चेक करना होगा, ठीक है। ये बात जरूरी है, हर जिले की एडवर्टाइजमेंट अलग होती है और उसका ड्यूरेशन अलग होता है, सब एक साथ नहीं आते हैं। जो भी जरूरत जिसको ज्यादा है तो वो सर्च कर सकता है, जो भी वेबसाइट होंगी उसकी महिला बाल कल्याण विभाग की, ठीक है। अब आती है इसकी जब निवड़ होती है तो इसकी आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, ये बात बहुत जो है समझना जरूरी है। इसकी जो एडवर्टाइजमेंट आती है वो ऑफलाइन अपने को अर्ज करना होता है, आमतौर पे ऑनलाइन करते हैं, इसकी ऑफलाइन करना है। एक फॉर्म का प्रिंट निकालना होता है, उस पर अपना फोटो चिपकाना होता है, और आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एट ए टाइम आप 2 पद के लिए अप्लाई कर नहीं सकते। एक तो आप आंगनवाड़ी के लिए कर रहे हैं तो एक ही पद के लिए कर सकते हैं, मददनीश के लिए या फिर सुपरवाइजर के लिए। सुपरवाइजर के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा उसके क्या क्या रहे। तो अब इसमें जो निवड़ होती है, इसमें जो सिलेक्शन होता है, आपका कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाता, इसमें आपको 12वीं की शर्त दी गई, तो 12वीं में से 75 मार्क जो है दिए जाते हैं। 12वीं के मार्क्स में से 75 मार्क जो उनका फॉर्मूला होता है वो, और बचे 25 मार्क, 100 मार्क जो है आपके काउंट होते हैं। ओवरऑल आपका कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाता, 12वीं के 75 मार्क काउंट होते हैं, बचे 25 मार्क। अब ये जो 25 मार्क जो एक्स्ट्रा है वो कैसे दिए जाते हैं? अब ये 25 में से अगर कोई लेडीज विधवा या अनाथ है, विधवा या अनाथ, ठीक है, अगर वो विडो है और ऑर्फन है तो उसको 10 मार्क दिए जाते हैं, ठीक है। SC और ST शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की जो अनुसूचित जाति और जमाती की जो लेडीज है उनको 10 गुण दिए जाते हैं, 10 मार्क दिए जाते हैं SC और ST। OBC और अदर कास्ट टोटल जो आते हैं EWS, OBC, इनको 5 दिए जाते हैं, SC और ST को 10 दिए जाते हैं, विधवा या अनाथ है तो उसको 10 दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई महिला अनाथ भी है, SC भी अनाथ भी है और SC या ST भी है, या फिर विधवा है और SC और ST भी है, तो उसको अनाथ के 10 गुण या विधवा के 10 गुण और SC ST के 10 गुण मिला के 20 गुण मिलेंगे। ये बात, ये उसके टाइप को जहन में रखो। इसके बाद में आपका होगा टोटल, और वो टोटल में से आपकी लगेंगी एक निवड़ यादी। अब ये निवड़ यादी कहाँ लगती? जहां तुम ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हो, तुम्हारा जो मेन ऑफिस होता है तुम्हारे तालुका प्लेस पे, वहां पर ये यादी लगेंगी, कहीं पर भी ऑनलाइन नहीं लगेंगी।
ये जब यादी लगेंगे तो उस यादी में अगर तुम्हारा नाम आएगा तो उसके बाद में जो है तुमको पता चलेगा कि हम सिलेक्शन, जिसका सिलेक्शन हुआ उसी का नाम आता है, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसका नाम नहीं आता है। अब अगर तुम्हारा सिलेक्शन होने के बाद में 30 दिन के अंदर तुम तुम्हारे पोस्ट की जो है पोस्टिंग लेते नहीं है तो तुमको भर्ती से बाद करके प्रतीक्षा यादी लगाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि वेटिंग लिस्ट। 30 दिन के अंदर आपको वहां रुजू करना होता है, नहीं तो फिर आपको वहां से निकालकर दूसरे को मौका दे दिया जाता है। समझ गए? यह है सिलेक्शन का प्रोसेस। अब अगर इसमें मैंने बाकी के जो 25 मार्क बताया उसमें एक चीज बोलना मैं भूल गया। जूने आंगनवाड़ी सेविका जिन्होंने 4-4 5-5 साल करके छोड़ दिए हैं, 2 साल 4 साल 5 साल, तो उनको अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उनको 5 मार्क दिए जाते हैं इसमें से 25 में से 12वीं के, और ये इस तरह से ये डिवाइड होते हैं। इनका रिटायरमेंट होता है 60 साल तक। इनको किसी भी किस्म की पेंशन लागू नहीं होती है, कोई भी प्रमोशन इनको मिलता नहीं है। अगर गवर्नमेंट के दिल पर है तो ही वो प्रमोशन देंगी, तो ही वो तुम्हारी मानधन को वाड़ करेंगी, तो ही वो तुम्हारे पेमेंट को बढ़ाएंगी। बदली का अधिकार बिल्कुल भी नहीं होता है इसको। नो टीए डीए एचआरए गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के जैसी किसी भी तरह की कोई वाड़ इसको लागू नहीं होती है। अगर गवर्नमेंट ने देना चाहिए तो अगर आपको प्रमोशन मिलना है तो वो सुपरवाइजर बोलकर मिलता है, लेकिन उसमें भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज्यादा मांगता है और वो सरल सेवा भर्ती से होता है। ये जो हो रही है अपनी, ये सरल नियुक्ति हो रही है। मददनीश और आंगनवाड़ी सेविका ये सरल नियुक्ति से हो रही है, यानी इसमें एग्जाम नहीं है। लेकिन सुपरवाइजर जो भर्ती होती है वो सरल सेवा से होती है, यानी एग्जाम से होती है। उसमें 50% प्रमोशन होते हैं आंगनवाड़ी सेविका में बोलकर, जो 5-5 10-10 साल 15-15 साल जो काम करते हैं उनको वहां 50% प्रमोशन से, और फ्रेशर्स को 50% जो सीडीपीओ के जो डिपार्टमेंट है उसके जरिए सरल सेवा भर्ती से होता है। उसमें 45 साल से ज्यादा की उम्र वाली लेडीज को प्रमोशन नहीं दिया जाता है, 45 साल के अंदर ही होना चाहिए। अपने 4 दिन पहले ये न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उसमें साफ ये बताया गया है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं, बाकी चीजें तो आपकी क्लियर हो गई आंगनवाड़ी सेविका और मददनीश के बारे में। मैं बात करूंगा अब सुपरवाइजर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 50% डिपार्टमेंट से प्रमोशन देते हैं 45 साल के अंदर के महिलाओं को। इसमें कास्ट को प्राधान्य होता है, जैसा जिस कास्ट के जो है उसके जो जगह है उसके हिसाब से। इसमें एजुकेशन जो होता है आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, आप एक ग्रेजुएट होना जरूरी है। 50% जो सरल सेवा भर्ती बोल रहा हूं मैं, वो ये प्रमोशन वाली नहीं, यानी कि 100 जगह अगर है तो उसमें से 50 प्रमोशन से और 50 सरल सेवा से। महिलाओं के लिए एक बहुत ही बढ़िया जो है चांस होता है। अगर आपका BSW MSW है तो बहुत अच्छी बात है। सोशल वर्किंग का अगर आपका जो डिग्री है तो वो BA भी चल जाता है, MA भी चल जाता है। अगर आपका BA में सोशियोलॉजी है, शिक्षण शास्त्र है, बाल विकास है, या आपका BSc में न्यूट्रिशन है, होम साइंस है, तो इसको बहुत बड़ा स्कोप है। सीडीपीओ के ये जो महिला बाल कल्याण विकास जो डिपार्टमेंट है, इसमें सुपरवाइजर जो आंगनवाड़ी सेविका ऊपर जो कंट्रोल रखती है उसको कहते हैं सुपरवाइजर। ठीक है, तो सुपरवाइजर यानी सीधा सीधा इधर के केंद्र प्रमुख, जैसा कि शिक्षण विभाग में जैसा टीचरों पर कंट्रोल करने के लिए केंद्र का केंद्र प्रमुख होता है, वैसे ही आंगनवाड़ी सेविका और मददनीश का पूरा अहवाल रखने के लिए, उन पर वॉच रखने के लिए सुपरवाइजर की नियुक्ति की जाती है। तो इसमें अगर आपका BSc न्यूट्रिशन है, होम साइंस है, पोषण आहार का जो जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन साइंस जिसको बोलते हैं, बाल विकास का है, स्पेशली आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का BA है, शिक्षण शास्त्र का, सोशियोलॉजी का है, MSW है, BSW है, BA है, जो भी है, इसकी जो पेमेंट वोल एंड सोल होती है अच्छी खासी होती है। मुझे उतना आइडिया नहीं है, तो भी 40-50 हज़ार के आसपास में इसकी, यानी कि सुपर क्लास 3 की ये पोस्ट है, एक सीधी सीधी बात। ठीक है, इसमें जो उम्र होती है वो सुपरवाइजर के लिए कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 38 साल। अब जो है कोरोना काल में हर किसी को 2-2 साल बढ़ा कर दिया गया है, तो 18 साल कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा ओपन वालों के लिए 40 साल और 43 साल कास्ट के लिए होती है, तो 2 साल बढ़ा के दिए कोरोना की वजह से 45 साल। ये चीज़ें होती है। आज के इस वीडियो के जरिए मैंने तमाम गर्जू जो महिला है, जो बहुत ज़रूरतमंद है और वो अपना भविष्य आगे सुधारने का एक जो है मौका सुनहरा अगर लेना चाहती है, मैंने जो रूल्स बताई है तमाम रूल्स को आपको जहन में रखना है इस वीडियो के जरिए और तभी अप्लाई करना है। नहीं तो आप किंतु परंतु एक बार सिलेक्शन होने के बाद नहीं कर सकते। रिजाइन दे सकते हैं लेकिन किंतु परंतु नहीं हो सकता, या आपको प्रमोशन, बदली, टीए डीए, पेंशन, ये तमाम चीज़ें नहीं होती। उम्र के 60 साल तक आप जॉब कर सकते हैं। 45 साल के बाद में या 50 साल के बाद में अगर आप फिट होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट भी लेने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप फिट नहीं है, आप हेल्दी नहीं है, तो वो आगे की बात है। लेकिन प्रमोशंस आमतौर पर 45 साल के बाद नहीं मिलते हैं, 45 साल के अंदर की महिलाओं को मिलते हैं। बहुत ही ईजी गोइंग में मैंने ये समझाने की कोशिश किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपके पहचान में कोई भी ऐसी जो है लेडीज़ है जो ये करना चाहती है, उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, भले ये हिंदी में है, आप लोगों को समझ जाएगा। आणि जे कोणी गरजू महिला किंवा कोणी अनाथ विधवा वगैरे ज्यांना एक संधी आहे या भरतीद्वारे, जे अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस जर त्यांनी 10-12 वर्ष किंवा पुढील 10-15 वर्ष केली तर त्यांना सुपरवायझरसाठी किंवा त्यांचा भविष्य म्हणजे पुढे चांगला होऊ शकते, अशी माझी म्हणजे एक त्यासाठीच मी हा व्हिडिओ बनवलेला आहे की जे गरजू महिला आहे त्यांच्या भविष्यासाठी काही ना काही एक आशेची किरण आहे। ही जे जाहिरात आहे, आता ही जाहिरात आहे
ऑल जे डिस्ट्रिक्ट्स आहेत म्हणजे जिल्ह्याप्रमाणे आहे, प्रत्येक जिल्ह्याची वेगवेगळी जाहिरात आहे. आता ते त्यांचं काम आहे, त्यांच्या घरी कोणी जर म्हणजे शिकलेला असेल, सुशिक्षित असेल तर त्यांना ते माहीत असेल की वेबसाइट चेक करायची किंवा जाहिरात आली तर ते पाहून आपण अप्लाई करायचा आहे. तो आज का वीडियो मेरा उन तमाम जो महिलाओं के लिए, जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो जेंट्स महिला, उन तक ये वीडियो मैंने पहुँचाया. आपका काम है आगे पहुँचा. आप में से भी कोई इंटरेस्टेड है तो वो भी कर सकता है, इसमें कोई जो है इसकी बात नहीं है. मिलेगी अगले वीडियो में. अपने D.Ed B.Ed टेट का रोजाना तो चलते ही रहता है. तो उस वीडियो के साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ और अपने ज़रूरतमंद जो है लेडीज़ तक ये ज़रूर पहुंचाओ. मिलेंगे अगले वीडियो में. अस्सलाम वालेकुम.